ज़हीर पत्थर, ये जो जनानियां होती हैं ना, किस्म से बड़ी बेवफा और धोखेबाज होती हैं। बुढ़ी से विदा नुकसान करवा लेना, पर उनकी गुल का कभी यकीन न करना। चाचा वसाई ने बिरयानी वाले शापर में से मुर्गे की आधी अधूरी टांग निकाली और उस पर अपने दांतों की तेजी आजमाते हुए अपना फलसफा बयान करने लगा। ज़हीर ने एक मुस्कुराती हुई नजर इस पर डाली और किसी जिससे वो नहर के टूटे हुए बंद को दोबारा बांधने की कोशिश कर रहा था, एक तरफ रखकर साफे से माथे का पसीना पोंछते हुए शीशम के घने दरख्त के साये में आकर बैठ गया और पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। चाचा, जिस तरह सब मर्द एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सारी की सारी औरत भी एक जैसी नहीं होती। इसने चाचा वसाई की बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी। वो सब तो बहुत अच्छी और रिश्तों को निभाने वाली थी। वो तुझे नहीं पता इन जनानियों के मक्र का ये दिखाती सज्जी और मारती कभी है। ओ ज़हीर पत्थर, औरत की फितरत में वफा है ही नहीं। मैंने ये बाल धाक में चिट्टे नहीं किए, एक उम्र गुजारी है। चंगा भला बंदा भी उनके फरेब में आ जाता है। आंसू तो उनके पलों से बंधे रहते हैं। तूने शादी इसलिए नहीं की चाचा, हालांकि बकौल तेरे पूरे पिंड में तेरे जैसा कोई सजीला और गैर वजवान था ही नहीं। ज़हीर मुस्कुराते हुए बात का रुख न मोड़ता तो चचा वसाया तमाम औरतों को बेवफा साबित करके ही उठता। हुक्का चाचा यूं कर रहा जैसे इसने कोई पर दर्द सी गजल सुन ली हो। ज़हीर जानता था कि अब इसने उम्र गुज़िश्ता से 3-4 मुआशक़े निकाल लेते हैं, जिन्हें चारों नाचार उसे सुनना ही पड़ता, मगर भला हो फजला का, जो एन वक्त पर एक तरफ से आती दिखाई दी थी। ले भाई, आ गई तेरी हीर। रोटी लेके चाचे ने अपना साजो सामान समेटना शुरू कर दिया। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं तो चला। वो उठते हुए बोला और एक गहरी नजर दौर से आती फजला पर डालते हुए वहां से रुखसत हो गया। ज़हीर की नजरें सामने से आती फजला के खूबसूरत सरापा में उलझ कर रह गई। तराशीदा होंठ, साहिराना बड़ी बड़ी सियाह आंखें, गंदमी रंगत, वो इसके मलकूती हसन में खोसा गया। फजला गांव की सादगी भरी मखसूस खूबसूरती की मुजस्सम तस्वीर थी। क्या आंखें फाड़े देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा। करीब आने पर वो अपने मखसूस बिला जेजे का अंदाज में बोली और फिर एक अदा से मुस्कुराई। ज़हीर कुछ झींप सा गया। क्या करूं? जब भी तुम्हें देखता हूं ऐसा लगता है जैसे पहली मर्तबा देख रहा हूं। तुम्हारी दीद में वो बेखुदी है जो आसपास के माहौल से बेगाना कर दिया देती है और मैं बेइख्तियार सा हो जाता हूं। वो यकटुक फजला के चेहरे पर नजरें जमाए खुदकार से अंदाज में बोलता चला गया। वो ऐसा ही था। इसकी तारीफ घंटों बगैर रुके बोल सकता था। बस यही नुकसान हुआ है हमें तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने का। तुम बातें बड़ी बड़ी करने लगे हो। वो खूबसूरत दांतों की नुमाइश करते हुए पूरे दिल से मुस्कुराए। कहते हैं इनकी मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की खामोशी की ज़बान भी समझ लेते हैं, और एक तुम हो कि मेरी इतनी आसान बातें भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। ज़हीर ने मजाक में एक संजीदा बात कही तो फजला जैसे उकता सी गई।
वे एक तो तुम एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो, वो कपड़े में लिपटी रोटियां निकालने लगी। गुफ्तगू में बेजारी मतलब ताल्लुक में बेजारी। ज़हीर को अब उसे छेड़ने में मजा आ रहा था। फिलहाल रोटी खाओ। मुझे मालूम है जब तुम्हारा भूख से बुरा हाल होता है तो ऐसी उटपिटन बातें तुम्हारे मुंह से निकलने लगती हैं जिनका कोई सर पीर नहीं होता। उसने साग पर मक्खन रखते हुए प्लेट ज़हीर की जानिब खिसकाई तो ज़हीर मुस्कुराते हुए खाने पर झक गया और वो थोड़ी हथेली पर रखे टिकटिकी बांध कर उसे देखने लगी। क्या देख रही हो? काफी देर बाद भी जब उसने नजरें न हटाई तो वो पूछे बना ना रह सका। बस ऐसे ही जैसे तुम्हारा मुझसे बातें करने को जी चाहता है वैसे ही मेरा तुम्हें देखते रहने को दिल करता है, फजला ने खोए लहजे में कहा तो औरत से मुताल्लिक ख्यालात जो अभी कुछ देर पहले चाचा वसाया उसके दिमाग में उंडेल कर गया था गलत महसूस हुए। चाचा वसाई ने अभी औरत की बेवफाई देखी थी। इसकी वफा और मोहब्बत देखता तो यकीनन अपने नजरियात बदल लेता और वैसे भी किसी एक की बेवफाई का इल्जाम सारी जिन्स पर लगा देना कहाँ की दानिशमंदी है। ज़हीर ने सर झटका और सारी तवज्जो सामने बैठी फजला की जानिब मरकूज कर दी। रात के खाने के बाद ज़हीर ने चारपाई हवेली की छत पर डाली ही थी कि जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। उसने फोन निकाल कर देखा। ज़ीशान का नाम देखते ही इसके होठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट बड़ी बेइख्तियार थी। हेलो कमीने इंसान, कहाँ फौत हो गया था? इसने छूटते ही बगैर लिहाज कहा। तुझे मालूम है मैंने कितनी बार तेरा नंबर मिलाया और हर मर्तबा मुझे आपका मिलाया हुआ नंबर बंद है वाली मनहूस रिकॉर्ड डाल नग सुनना पड़ती थी। इसने ज़ीशान की सुने बगैर बेनुख्त सुनाना शुरू कर दी। यार सांस तो ले, कुछ मेरी भी सुन ले भाई। ज़ीशान ने तकरीबन मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा तो वो थमा। ज़हीर का गुस्सा जायज था। इन दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से MBA किया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद ज़हीर वापस गांव आ गया था जबकि ज़ीशान ने अपने वालिद का बिजनेस संभाल लिया था। कुछ अरसा तो उनके दरमियान राबता रहा, फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि ज़ीशान का नंबर बंद हुआ तो पूरे 2.5 साल बंद ही रहा। ज़हीर ने इतनी दफ़ा इसका नंबर मिलाया था मगर उसकी तरफ जामिद खामोशी ही रही और अब अचानक इतने अरसे बाद इसका फ़ोन आ गया। तेरे सारे गिले शिकवे दूर करने आ रहा हूँ, ज़ीशान ने चहकते हुए उसे बताया। क्या मतलब? ज़हीर ने न समझने वाले अंदाज में पूछा। अरे तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे गांव। 66 वाकई, ज़हीर ने तकरीबन चीखते हुए पूछा। कब? कल रात का खाना तेरे पास खाऊंगा। कोई बकरा बिछड़ा गिरा रखना। तो पहुंच तो सही, गाय भैंस भी गिरा लेंगे, ज़हीर ने परजोश अंदाज में कहा। चल ठीक है, कल मिलते हैं। ज़ीशान ने अलविदाई अंदाज इख्तियार किया तो ज़हीर ने भी इख्तितामी कलिमात कहे। मैं इंतज़ार करूँगा। ये दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, हर रिश्ते से अहम, हर ताल्लुक से ज़्यादा ख़ास और हर बंधन से ज़्यादा मजबूत। अगले दिन ज़ीशान ज़हीर के पास मौजूद था जिसके साथ उसने यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे थे।
उन्होंने खुशी और गमी के बहुत सारे लम्हात एक साथ देखे थे। खुशियों में साथ हंसे थे तो उदासियों में एक साथ उदास हुए थे। दोनों ने एक साथ जिंदगी का बहुत सा सर्दो गर्म झेला था। दोस्ती का रिश्ता होता ही ऐसा है, दुख सुख साझे कर देता है, एक दूसरे का दर्द महसूस करने पर मजबूर कर देता है और दिलों को एक दूसरे की मोहब्बत से चूर कर देता है। दोस्ती दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो ताल्लुक को बोझ नहीं बनने देता, बल्कि एक ऐसा मजबूत कंधा बनता है जिसके सहारे हर मुश्किल, हर रुकावट पलक झपकते में तस्खीर तो की जा सकती है। दोनों रात के खाने के बाद हवेली की छत पर चार पाइयां डाले, नीम दराज यूनिवर्सिटी की यादों को ताज़ा कर रहे थे। उनके सराहने वाली चारपाई पर चाचा और साया बेसुध पड़ा था। उनके ऊंचे और बुलंद और बांग कहकों से इसकी नींद लम्हा भर के लिए टूटती और वो कुछ बढ़ती हुए करवट बदल कर फिर सो जाता। यार ज़हीर, वैसे एक बात है, शहरी लड़कियां तेरे पेंडू मुखड़े पर मरती बहुत थी। तेरी इन घनी मूंछों और शलवार कमीज तले पेशावरी चप्पल ने बेचारियों को चारों शाने चित कर रखा था। ज़ीशान ने आंख दबाते हुए मानी खेज अंदाज में कहा तो ज़हीर झिंक गया। इसके इस तरह जीने पर ज़ीशान ने एक और जानदार कहकहा लगाया और बोला, यार तो अभी भी वैसे का वैसा ही है शर्मीला, जरा भी नहीं बदला। मेरे भाई बदल जा, अब तो लड़कियां भी एक बॉयफ्रेंड पसंद ना आए तो दोसर अलिफ चुनने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, बस गांव वाली मखसूस झिझक नहीं जाती। ज़हीर मजीद झिंक गया। यार तो क्यों भूल जाता है कि तो 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजार चुका है और यूनिवर्सिटी के खिले डले माहौल में तो अच्छी खासी दबोलर की भी पर पुर्जे निकाल लेती है तो फिर मर्द है। ज़ीशान आज ही इसकी सारी झिझक खत्म करने पर तला बैठा था। बस यार, मैं ऐसा ही हूं, तो बता, तो क्या कम था? दूसरों की गर्लफ्रेंड जे पर तेरी राल टपकने लगती थी। ये ज़हीर ने जवाबी वार किया तो वो खिजालत से सर खुजाने लगा। बस यार, क्या करूं? आदत से मजबूर था तो वो आदत अब भी बरकरार है, छूट गई। ज़हीर ने पूछा, आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती हैं मेरे दोस्त? उसने मानी खेज अंदाज में कहा तो ज़हीर तासुफ से सर हिलाकर रह गया। ये बता, ये बीच के 2.5 साल कहाँ की खाक छान रहा था? इसने ज़ीशान को कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। अरे यार, खूब याद दिलाया, बस उकता गया था जिंदगी से, इसलिए दुनिया की सैर के लिए निकल गया। माली मसाइल तो जानता है कि मुझे कभी नहीं रहे। फिक्र ना फाका, ऐशकर का वाला मामला था मेरे साथ, उसने बेनियाजी से कहा और ज़हीर से देख कर रह गया। अभी पिछले दिनों ही लूटा हूँ और सबसे पहले तुझसे राब्ता किया है। उसने जैसे एहसान जताया, कमीने इंसान, मेरे अलावा और तुझे मुंह कौन लगाता है? ज़हीर ने आईना दिखाया तो वो शर्मिंदा होने के बजाय खिलखिलाकर हंस पड़ा। जाने से पहले इंसान किसी को अपने जीने मरने की खबर ही दे देता है कि मेरे लिए अपनी आंखों की बिनाई ज़ाय मत करना, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे के लिए कहीं दफन हो रहा हूँ। ज़हीर ने मजीद लताड़ा, अब आ गया ना, इतनी आसानी से तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। तो बता, शादी का क्या सीन है?
ज़ीशान के पूछने पर ज़हीर के चेहरे पर एक उलूही सी मुस्कुराहट खेलने लगी और पर वो तसव्वुर पर फजला का चेहरा नमूदार हो गया। बस यूँ समझो कि हिजर की रात अपने इख्तिताम को पहुँचने वाली है। इसने आसूदा सी सांस खारिज करते हुए खुद को चारपाई पर ढीला छोड़ दिया और नजरें सितारों भरे आसमान पर जमाने। मतलब तेरी शादी होने वाली है? ज़ीशान ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखते हुए तकिए की टेक छोड़ दी। हाँ, यही समझ ज़हीर ने मुस्कुराते हुए कहा। समझूं क्या मतलब होने वाली है? वो उछलकर ज़हीर की चारपाई पर आ गया। अरे हाँ यार, अब क्या लिख कर दूं? ज़हीर ने तन आकर कहा तो ज़ीशान उसकी गर्दन को बाजुओं के शिकंजे में जकड़ कर रगेदने लगा। अलिफ बे छोड़ यार, क्या कर रहा है? ज़हीर ने खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए एहतजाज किया। अच्छी खासी धींगा मश्ती के बाद ज़ीशान ने ज़हीर को छोड़ दिया। दो किस्म से यार, बहुत अरसे बाद किसी करीबी दोस्त की शादी से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। मैं तो खूब इंजॉय करूंगा। वो वापस अपनी चारपाई पर जा बैठा। चारपाई जाबद, हाँ हाँ, कर लेना जी भर के इंजॉय, ज़हीर ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और ज़ीशान के खुलते चेहरे से इसकी अंदरूनी खुशी का अंदाजा करने लगा। वो कोई गैर ज़रूरी सा काम कर रही थी जब अचानक ही इसे ज़हीर का ख्याल आया। बे-इख्तियार उसका दिल चाहा कि वो एक नज़र उसे देख आए। वो ख्यालों ही ख्यालों में खुद को ज़हीर के रूबरू देखकर मुस्कुराई और दोपटा सर जमाते हुए ज़हीर की हवेली की तरफ चल पड़े। पिछली गली में ही तो घर वे था, तो इसका ख्याल था कि वो घर पर ही होगा, लेकिन इसके अंदाजे में चौक हो गई थी, क्योंकि जैसे ही वो दरवाजे से अंदर जाने लगी, बाहर निकलते किसी अजनबी से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि वो पूरे वजूद से हल कर रह गई। वही अल्लाह जी, बे-इख्तियार फजला ने अपना कंधा पकड़ लिया जो अजनबी के मजबूत शाने से टकरा गया था। अजनबी ने इसे अपनी पुरशौक निगाहों के हिसार में ले लिया। पहले तो वो थोड़ी जिज़बिज़ हुई, फिर शदीद कोफ्त में उसके तेवर बिगड़े, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो ज़हीर के घर से निकल रहा था तो यकीनन इसका जानने वाला ही कोई होगा। आपकी तारीफ। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अजनबी से मुस्तफसिर हुई। नागवारी की शिकनें इसके चेहरे पर अलबत्ता वाज़े देखी जा सकती थी। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुकाबिल भी गालिबन ठीक मिट्टी का बना हुआ था। सीने पर हाथ बांधते हुए इत्मीनान से मुस्कुराया। देखें, अब जो कोई भी है, मुझे इससे कोई गरज नहीं, लेकिन अब चूंकि ज़हीर के मेहमान हैं तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि ज़हीर से आपका क्या ताल्लुक है। चूंकि ज़हीर पहले मोहब्बत और फिर मननी करके सारे हक से वदियत कर चुका था, सो वो कुछ भी पूछने का इस्तेहकाक रखती थी। अब ज़हीर के घर बगैर किसी झिझक के दाखिल हो रही थी और हैं इसका मेहमान। इसका मतलब है हम दोनों का किसी न किसी हवाले से इससे से गहरा ताल्लुक है। तो फिर क्यों ना आप ये बताने की जहमत कर ले कि अब ज़हीर की क्या लगती है। अगला इसे तपानी का पूरा एहतमाम किए बैठा था। फजला के गुस्से में इस दफा हैरानी भी थी। अजीब शख्स था, खामखा सर पे चढ़े जा रहा था। मैं ज़हीर की मंग पता नहीं क्या सोच कर वो मंगेतर कहते कहते रुक गई। क्यों? मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं ज़हीर की क्या लगती हूँ?
आप कोई मेरी पेपे के पत्थर हैं। वो दोनों हाथ कमर पर रखे उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। इसका ये अंदाज ज़ीशान को इतना भाया कि वो कुब्बाबा लगाकर हंस पड़ा और वो इसे मशकूक निगाहों से घूरती हुई इसके जवाब का इंतजार किए बगैर वहां से लूट आई। इसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखों में अजीब सा अलहड़पन था। इस एक लड़की के वजूद में पूरी कायनात थी। वो यूं इसके हवास पर सवार हुई थी जैसे अव्वल शब का सन्नाटा तमाम रात हर जी नफस को अपने पर हौल हिसार में समोए रखता है। इसका ख्याल किसी आसिफ की तरह इसके जहन से चिपक गया था और वो इसे सोचने लगा। इसका बेबाक अंदाज ज़ीशान को भुलाए नहीं भूलता था। क्या लड़की थी वो, फजला के ख्याल के जेर असर वो बुड़बुड़ाया। पर जो कोई भी थी, कमाल थी, बेमिसाल थी, शानदार थी, लेकिन वो थी कौन? उसकी सोच का घोड़ा इस एक सवाल पर आकर रुक गया था। अभी वो यही कुछ सोच रहा था कि वसाया घर में दाखिल हुआ। हाँ भाई शहरी बाबू, कुन सोचों में खोया हुआ है? चाचा साई ने इससे पूछा। वो खेती बाड़ी में आम इस्तेमाल होने वाले औजार बरामदे के एक कोने में रखने जा रहा था। अरे चाचा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। ज़ीशान इसको देखते ही खुश हो गया। वो पत्थर, इतनी लंबी हयाती का मैंने करना ही किया है भला। तेरी चाची साथ होती तो और गिल थी। इसके अपने दुख थे और खुद साख्ता अगला पे का दुख बाकी सब दुखों पर हावी था। तो चाचा, अब कौन सा तुम बूढ़े हो गए हो? मोड बनाओ, चाची शाची भी ढूंढ कर ले आते हैं तुम्हारे लिए। ज़ीशान ने इसको छेड़ा। ओए मखौल ना कर पत्थर, ये गिल तो भी चुंगी तरह जानता है कि अब तेरे चाचे में वो पहली वाली गिल नहीं रही। बाकी सब दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। ओसाई ने तासुफ से लबरेज लहजे में कहा तो ज़ीशान की हंसी निकल गई। कैसी मायूसी वाली बातें करते हो चाचा। बंदे का दिल जवान हो तो जिस्मानी बुढ़ापा कोई मानी नहीं रखता। इसकी दिलचस्प बातों में ज़ीशान अपनी अहम बात भूल गया था। वो ये सब किताबी बातें हैं। अपनी अयाशियों को न छोड़ने का बहाना बनाया हुआ है उन पैसे वालों ने, वरना बुढ़ापे से बड़ी हकीकत और इबरत कोई नहीं है दुनिया में। चाचा साफे से माथे का पसीना साफ करते हुए इसके पास ही बैठ गया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरी एक गिल याद रखें ज़ीशान पत्थर, हर उम्र का एक वक्त होता है। जवानी में बचपन और बुढ़ापे में जवानी के धोखे में रहना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। इसके समझाने वाले अंदाज पर ज़ीशान ने इसे तोस्फ नज़रों से देखा। वो पढ़ा लिखा नहीं था मगर बातें दानिश्वरों जैसी करता था। सच कहा है किसी ने, इल्म डिग्रियों का मोहताज नहीं होता। कुछ लोग PhD करने के बाद भी जाहिल के जाहिल ही रहते हैं और कुछ चाचाओ साए की तरह होते हैं कि अगर कुछ देर उनके पास बैठ जाएं तो लगता है दुनिया जहान का इल्म उन्होंने घोल कर पी रखा है। ये बता कितने दिन यहाँ रहेगा? चाचाओ साए ने मौजू बदलते हुए पूछा। क्यों चाचा, तंग आ गए हो मुझसे? ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं पत्थर, हम गांव के सादा मिजाज लोग हैं। मेहमानों की मेहमान नवाजी से मुनमोड़ना हमारे लिए ऐसा ही है जैसे घर आई हुई रहमत को ठुकरा देना। चाचा, अब आया हूं तो कुछ दिन रहूंगा। वैसे भी मैं और ज़हीर एक अरसे बाद मिले हैं। मैं अगर जाना भी चाहूं तो ज़हीर मुझे इतनी जल्दी नहीं जाने देगा। हाँ,
कहते तो बिल्कुल ठीक रहा है। तुम दोनों का याराना मैंने देखा है, बहुत मोहब्बत है तुम दोनों में, और ज़हीर की तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। यारियां निभाने वाला जीदार पत्थर है मेरा चाचा उसाई ने फख्र से यूं सीना फुलाया जैसे ज़हीर वाकई इसका बेटा हो। कुछ रिश्ते वैसे भी दुनिया के मुरव्वजा उसूलों से मावरा होते हैं। उन्हें समझने के लिए अक्ल की नहीं एहसास की ज़रूरत होती है, जो हर किसी के पास नहीं होता। अजीब अजनबी था जो खुद को मानूस सा साबित करने पर तला बैठा था। ज़ीशान से तसादुम वाला लम्हा फजला के जहन से चिपक कर रह गया था। वो इस मंजर की गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करती, लेकिन दिल उसे याद करने में लुत्फ महसूस करता। वो खुद को बार बार याद दहानी कराई कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़हीर की है। इस पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ ज़हीर का है। उन्हीं सोचों में गलता थी कि मरकजी दरवाज़ा एक धमाके से खुला और ज़हीर पर जोश शानदार दाखिल हुआ। मेरे साथ आओ फजला, मैं तुम्हें एक ऐसी हस्ती से मिलवाता हूँ जो तुम्हारी तरह मेरे दिल के बहुत करीब है। ज़हीर उसकी कलाई पकड़कर तकरीबन खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो ज़हीर। वो ज़हीर की मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश में बेहाल होने लगी। बेबसी के एहसास से इसकी आंखें नम हो गई। वो इसे बताना चाहती थी कि वो इसे जिससे मिलवाना चाहता है वो इससे पहले ही मिल चुकी है और अब दोबारा नहीं मिलना चाहती। कुछ लोगों से महज एक बार मिलना ही काफी रहता है। बार बार मिलने से वो अपने शहर के ऑक्टोपस में इस बुरी तरह जकड़ते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान उनकी शख्सियत के शिकंजे में कहता चला जाता है। ज़ीशान भी उन्हीं लोगों में से एक था। बिलाखिर वही हुआ जिससे वो डर रही थी। ज़हीर ने इसे इसके सामने ला खड़ा किया जिससे वो कतर रही थी। जानते हो ज़ीशान, ये कौन है? ज़हीर के चेहरे पर दो बाद बासा जोश था। अरे आप उससे देखते ही ज़ीशान के मुंह से निकला। इसके चेहरे पर खुशगवार सी हैरत साफ नजर आ रही थी। अब दोनों पहले मिल चुके हैं। ज़हीर ने चेहरे पर खुशकुन तासुरात सजाते हुए दोनों को बारी बारी देखा। फजला के चेहरे पर वाज़े घबराहट थी। इसका दिल चाह रहा था कि इस मंजर से फौरी तौर पर हट जाए और फिर दोबारा कभी इस मंजर का हिस्सा ना बने। इसने बचपन ही से अपने साथ ज़हीर को देखा था और अब कोई इस कदर आसानी से इसकी जगह कैसे ले सकता था, मगर क्या कीजिए कि लौटने वाले आ गए थे और लौटने वालों को खबर ही ना थी। हाँ यार, एक सरसरी सी मुलाकात हो चुकी है हमारे। ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए फजला के चेहरे पर नजरें जमाएं तो वो मजीद हवास बाख्ता हो गए। हज्जी जी, हम मिल चुके हैं। आज सुबह मैं आपका ही पता करने आई थी। घबराहट में वो ये भी भूल गई कि ज़हीर और उसके दरमियान कभी अब जनाब वाला ताल्लुक रहा ही नहीं। वो बचपन से ही इसे तुम कहकर मुखातिब करती आई थी। वाह भाई, ये तो और भी अच्छी बात है। ज़हीर खुद भी अच्छी बात है। ज़हीर खुश हो गया, मगर इसका अगला जुमला ज़ाल ज़ीशान पर बिजली बनकर गिरा। यानी तुम अपनी भाभी से मिल चुके हो? ज़हीर रवानी में कह गया, मगर वो इस बात से अक्सर बेखबर था कि ज़ीशान के चेहरे की रंगत अखबार की बदली और फिर तारीकी छा गई थी। ये तुम्हारी मंगेतर है। इसके हल्क से बमुश्किल पेनी पेनी से अल्फाज निकले। क्यों, तुम्हें कोई शक है? ज़हीर ने अज़रा मजाक इससे इस्तिफसार किया।
नून नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो गेबर असा गया। जिनके दिल में चूर हो ऐसे ही घबरा जाया करते हैं, और ज़ीशान का घबराना तारहा था कि इसके दिल में चूर है। ज़हीर उसकी घबराहट भांप गया। अरे यार, घबरा क्यों रहे हो? मैं इसे भगा कर नहीं लाया, ये वाकई मेरी मंगेतर है। उसने मुस्कुरा कर फजला को हाथ सा अपने साथ लगाया तो उसने जेती हुए निगाहें झुका ले, जबकि ज़ीशान के सख्ता ज़दा वजूद पर मजीद जमूद तारी हो गया। जिंदगी ने इसे अजीब दौराहे पर ला खड़ा किया था। एक तरफ दोस्त और दूसरी तरफ दिल। वो करे तो क्या करे? वो जितना सोचता जा रहा था उसका जहन उतना ही उलझता चला जा रहा था। ज़हीर इससे भाइयों की तरह अजीज था, और रही बात दिल की, तो दिल कब रिश्तों की परवाह करता है, कब ताल्लुकात का लिहाज रखता है। इससे तो हर हाल में वो चीज चाहिए होती है जिसकी उसे तलब होती है। ज़ीशान के दिल ने भी ऐसी चीज की तमन्ना की थी जो उसके इख्तियार में नहीं थी, बल्कि उसकी तमन्ना करना भी इसे ज़ेब नहीं देता था। ये सरासर रिश्तों में बददियंती होती। क्या वो बददियंती का मर्तकब होगा यार मार साबित होगा? ये सोचकर ही इसे अपने वजूद से कराहत महसूस होने लगी। दो नहीं, मैं दोस्त की पीठ पीछे वार करने वालों में अपना नाम दर्ज नहीं होने दूंगा। उसने खुद को मजबूत करते हुए खुद कलामी की और दूर अफलाक से कहीं परे कुदरत इसके मजबूत इरादे पर मुस्कुराने लगी। आज दोपहर को जब वो इसे खाना देने आई तो बहुत खामोश सी थी। ज़हीर ने इसकी खामोशी को फौरन भांप लिया। क्या बात है फजला, तुम इतनी चुप चुप और खोई हुई सी क्यों हो? उसने किसी का गिलास मुंह से लगाते हुए इसको गहरी नजर से देखा तो वो जैसे एकदम ख्यालों से चूम। दोनन नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने साफ झूठ बोला, जो इतना भी साफ नहीं था कि ज़हीर की मोहब्बत इसे जांचने में नाकाम रहती। कोई बात तो जरूर है, वरना तुम इतनी उदास और खामोश पहले कभी नजर नहीं आए। ज़हीर ने खाने से हाथ खींच लिया। वो खुद भी फिक्रमंद नजर आने लगा था। इसके माथे पर तफक्कुर की गहरी लकीरें थीं। इससे फजला का खोया हो या अंदाज खुलने लगाते भला क्यों उदास होने लगी। वो फीका सा मुस्कुराई और बात को मजाक का रंग देते हुए मजीद गोया हुई। उदास तो वो होते हैं जिन्हें उनकी मोहब्बत ना मिली हो। मेरा महबूब तो मेरी आंखों के सामने है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला? इसकी बात ज़हीर को कितना मुतमईन कर पाए इसका तो अंदाजा नहीं हो सका। ताहम वो इसे गहरी नजरों से देखते हुए खामोश जरूर हो गया था। अलबत्ता वो खुद ये सोच कर परेशान हो गई थी कि इसके अंदरूनी इंतशार की कैफियत इसके चेहरे से भी अया हो रही थी। जज्बात को खुद तक महदूद रखना ही असल ज़ब्त होता है। उसे एतराफ़ था कि वो ज़ब्त कायम करने में नाकाम रही थी। ओ काका, एक गिल तो 10। ओ साया और ज़हीर मशीन पर ढोर डंगरों के लिए चारा काट रहे थे जब वो साए ने कहा। ज़हीर को यकीन था कि चाचा जरूर कोई ऐसी ही बात करेगा जिसका संजीदगी के साथ कागी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये तीर तो पक्का ही हो गया है, पिंड आकर उसके जाने शाने का कोई प्रोग्राम नहीं। इसने कुछ इस अंदाज से पूछा कि ज़हीर कर हंस पड़ा। ओ चाचा, वो यार है अपना, सज्जन बेली है, वो चाहे तो सारी जिंदगी रह सकता है यहाँ। उसने ज़ीशान के हवाले से जिस खिले दिल का मुजाहिर है किया था
वो चाचा उसाए को अंदर तक दहला गया। वो जहां दीदा शख्स था, जानता था कि जहां बहुत भरोसा हो वहीं गहरी घात छपी होती है। एतमाद के साथ कहीं बदएतमादी सांस ले रही होती है। हद से ज्यादा यकीन ही इंसान की रुसवाई का सबब बनता है। ज़हीर इसका बेटा नहीं था, मगर उसने बेटों की तरह ही उसे गोदों खिलाया था। इसकी शेर खारगी की कुलकारियां आज भी इसके जहन में ताज़ा थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि ज़हीर को किसी तरह का दुख पहुंचे। इसका लाशूर किसी अनहोनी का पता दे रहा था। इसे ख्यालों में खोया हुआ देखकर ज़हीर ने पूछा, क्या हो गया है चाचा? कहाँ हुए हुए हो? कहीं कोई भोली बसरी याद तो नहीं आ गई? नून नहीं पत्थर, मैं तो बस यूं ही उसाए ने खजालत से बात अधूरी छोड़ दी। जरूरी नहीं कि कोई इंसान कहीं खोया हुआ है तो वो माजी में ही भटक रहा होगा। हो सकता है इसकी उलझन मुस्तकबिल के हवाले से हो। आने वाला वक्त भी बाज औकात परेशान कर देता है। वसाया एकदम संजीदा हो गया और ये उसकी अमूमी हालत के खिलाफ था कि वो इस तरह की मुफक्किराना किस्म की संजीदगी इख्तियार करे। ज़हीर के साथ बड़ी अजीब सूरत हाल थी। इससे मुंसलिक लोग एक एक करके संजीदगी की जद में आ रहे थे। फजला, वसाया और ज़ीशान तीनों ही अचानक किसी और दुनिया के बासी हो गए थे। ऐसी दुनिया जहां मुस्कुराहटें अपनी मौत अप मर जाती हैं, खुशियां दम तोड़ देती हैं और हंसते खेलते इंसान दबीज उदासी की चादर ओढ़ लेते हैं। पहले फजला की मुतरन्निम हंसी ने दम तोड़ा, फिर ज़ीशान के अंदर का हंसता मुस्कुराता इंसान कहीं गुम हो गया और अब चाचा उसाया, जो हर वक्त माहौल को रंगारंग कहकहों से मुज़य्यन रखता था, बदला बदला सा लग रहा था। मेरे आसपास रहने वालों की जिंदगियों में इनकलाब गुजर गए और मुझे खबर तक नहीं हुई। ज़हीर ने मशीन चिल्लाते हुए सोचा। वो ज़हीर का पता करने आई थी, लेकिन नहीं, वो तो ज़ीशान से मिलने आई थी। इसके दिल ने मजबूर किया था कि वो अपने और ज़हीर के ताल्लुक में बेईमानी करे, बेवफाई की मुर्तकिब हो और ज़ीशान से इस वक्त मिलने जाए जब ज़हीर घर पर मौजूद ना हो। ये दिल भी हमसे कैसे कैसे संगीन जुर्म करवाता है, ऐसे कि जिनकी सजा देना दुनिया की किसी अदालत के बस की बात नहीं। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, ज़ीशान ने इतने मजबूत लहजे में कहा कि फजला हैरान रह गई और यकतक इसका चेहरा देखने लगी। मीन में मैं ज़हीर से मिलने आई थी, इसने दिल कड़ा के कह तो दिया, लेकिन अपने अल्फाज का खोखलापन खुद इसने महसूस कर लिया था, तो ज़ीशान कैसे ना जान पाता कि वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही है, वरना इसका दिल अब इसके अपने इख्तियार में नहीं रहा था। ज़ीशान ने आगे बढ़कर फजला का हाथ पकड़ लिया। वो जैसे ख्वाब से जागी। उसने चौंक कर ज़ीशान को देखा और हाथ छुड़ाने की कमजोर सी कोशिश की, फिर बेइख्तियार उसकी आंखें बेबसी के एहसास से छलक पड़ी और फिर सक सक कर रो पड़ी। अब ये आंसू नदामत के थे या बेइख्तियारी के, बेबसी के या दिल के हाथों हार जाने, इसका अंदाजा फजला को नहीं हो सका था। फिर इसकी बेदम समातों के करीब ही कहीं ज़ीशान की सरगोशी उभरी। मैं जानता हूँ फजला, जो कुछ हो रहा है बेइरादो हो रहा है और अच्छा नहीं हो रहा, मगर हम क्या करें? हम दोनों ही अपनी जगह मजबूर और बेबस हैं। दोनों ने नए रास्तों का इंतखाब तो कर लिया था, मगर मंजिल का तयन नहीं कर सके थे। उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि इस ताल्लुक को आगे किसी नहज पर लेकर जाएंगे।
इस नए रिश्ते को कौन सा मोड़ दें और उनकी ये मोहब्बत बार आवर साबित होगी भी या नहीं। हमें लोग अच्छा नहीं समझेंगे। इसकी मुंतशिर आवाज ज़ीशान के कानों तक पहुंची। मैं जानता हूं। ज़ीशान ने लंबी सांस खारिज की और बोला, हम बुरे अलकाबात से नवाजे जाएंगे, हम पर लान तान की जाएगी, तुम्हें बेवफाई के ताने मिलेंगे और मुझे यार मार समझा जाएगा। लेकिन ज़ीशान ने रुक कर फजला का चेहरा गौर से देखा। वो भी इसी की तरफ देख रही थी, बगैर पलकें झपकाए। लेकिन क्या? बेइख्तियार उसके लब लर्ज़े। लेकिन हमें लोगों की परवाह नहीं करनी, दुनिया की तरफ नहीं देखना। हमने अपनी राह खुद चुनी है, जिस पर हमें मजबूती से चलता है। समझ रही हो ना मेरी बात? ज़ीशान के पूछने पर उसने इस बात में सर हिला दिया। ज़हीर का क्या होगा? फजला ने पूछा। पता नहीं क्यों ज़हीर के नाम पर उसकी जुबान लड़खड़ गई थी। वो आ तो मर जाएगा, फिर किसी का हाथ थाम लेगा। फजला का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। कुछ भी हो, वो इसका महबूब रहा था। इससे इसका दिली ताल्लुक था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके ताल्लुक में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा जब उसे ज़हीर पर किसी और को तरजीह देना पड़ेगी। वो ज़हीर से बेवफाई करेगी, किसी और की मोहब्बत का दम भरेगी, इसे छोड़कर किसी और के ख्वाब आंखों में सजाएगी। ये सब उसने कहाँ सोचा था, मगर क्या कीजिए, वक्त भी अजीब आईना है। ये हमारे ही चेहरे हमें ऐसे दिखाता है जिनसे हम खुद भी वाकिफ नहीं होते, और बाज़ औक़ात ये चेहरे इतने भयानक और करीह होते हैं कि हमें अपने अब से नज़रें चुराना पड़ जाती है। आज तेसर अलिफ दिन था और ज़हीर ने फजला की एक झलक तक नहीं देखी। जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि फजला ने इससे यूं बेरुखी बरती थी। वो कुछ दिनों से देख रहा था कि इसके तेवर कुछ बदल से गए थे। इसे देखकर वो नजरें चुराने लगी थी, कतराने लगी थी। पहले वो दिन में 10 चक्कर लगाती थी। इसके पास आने की 101 वजूहात होती थी इसके पास। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वो इससे यूं अनजान बन गई थी। बहुत सोचने के बाद भी ऐसी कोई वजह उसकी समझ में नहीं आई जो इसके और फजला के ताल्लुक में रुकावट बन रही हो, इनमें दूरी का सबब बन रही हो। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि बाज़ ताल्लुक ऐसे होते हैं जिन्हें टूटने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं होती। ये तो किसी के इल्तिफात की ज़रा की आंच पाते ही तख् कर यूं रेजा रेजा हो जाते हैं, जैसे पानी चूने को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मुझसे मिले बगैर 3 दिन गुजार लिए? ज़हीर ने बेचैनी से बरामदे में मिलते हुए खुद कलामी की। ज़ीशान गालिबन कहीं जाने के लिए पर तोड़ रहा था। इससे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए थे कि अब वो खुद को अजनबी महसूस नहीं करता था। जब उसने फजला को पहली मर्तबा देखा था, तभी से यहाँ की फजाएं इससे अपनी अपनी सी लगने लगी थी। क्या बात है जिगर, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? ज़ीशान ने मोबाइल पर नजरें जमाए मसरूफ से अंदाज में कहा। यार, मेरे गैर मौजूदगी में फजला तो नहीं आई थी। ज़हीर ने इसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए खोए खोए अंदाज में पूछा तो उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन इसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। नून नहीं तो वो भला तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्यों आएगी? झूठ उसके चेहरे पर दर्ज था, जिसे ज़हीर ऐसा सादा लौ नहीं पढ़ सकता था। वैसे भी गांव के लोग दिलों के बादशाह होते हैं,
चेहरे पर ना उन्हें कहाँ आता है। ज़ीशान कुछ देर तक खड़ा इसके चेहरे के तासुरात का गहरी नज़रों से जायज़ा लेता रहा, फिर सर झटक कर धड़कते दिल को संभालता वहाँ से चलता बना। अभी इसको गए थोड़ी देर ही हुई थी कि फजला तेजी से मरकजी दरवाजे से अंदर आते आते रुक गई। बरामदे में ज़हीर को बेचैन सा खड़ा देखकर ज़ीशान का नाम उसके होठों पर ही रह गया। वो जो इस मुगालते में आई थी कि ज़हीर घर पर मौजूद नहीं होगा, जल्दी से पलटने लगी कि ज़हीर की इस पर नज़र पड़े। फजला, फजला बात सुनो मेरी मर्ती, क्या ना करती कि मिसदाक उसे रुकना पड़ा। ज़हीर तकरीबन भागते हुए इसकी जानिब लपका। क्या बात है फजला, इतने दिनों से कहाँ गायब हो? मुझे देखते ही वापस क्यों जाने लगी थी? इसकी आंखों में खदशात की लहर सी उभरी थी। लुक कुछ नहीं, क्या होना है? वो नजरें चुराते हुए बोली। बस घर के कामों में मसरूफ रहती हूँ। इसके अल्फाज उसकी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। ज़हीर इसका नजरें चुराना और जुबान का लड़खड़ाना महसूस कर गया। ऐसा क्या हो गया है फजला कि तुम्हें मुझसे आंखें चुराना पड़ रही हैं? तुम कुछ दिनों से मुझे बदली बदली सी लग रही हो, दामन बचा रही हो मुझसे। ज़हीर के लहजे में एक नामानूस सा दिलदार था जिसे कोई हसास दिल ही महसूस कर सकता था, और उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो बेहिस थी। वो भला कैसे इस दर्द को महसूस कर सकती थी? बताओ, तुम मुझसे इतना खींची खींची क्यों रहने लगी हो? जब काफी देर बाद भी फजला के मुंह से एक लफ्ज न निकला तो ज़हीर ने इसे बाजू से पकड़कर तकरीबन झंझोड़ डाला। ऐसा वैसा कुछ नहीं है ज़हीर, जैसा तुम समझ रहे हो। इस बार फजला बेजारी से बोली। अम्मी को मीर आज़ादे देर घर से बाहर रहना पसंद नहीं। इसने बहाना घड़ा। पेचेवनी पहले तो कभी एतराज नहीं किया था, और वैसे भी तुम सिर्फ मेरे घर तक आती हो, फिर उन्हें क्यों एतराज है? इसकी नजरें हुनूज इसके चेहरे पर जिमी थी। ज़हीर से आंखें मिलाना फजला के लिए मुश्किल हो रहा था। वैसे भी वो झूठ बोल बोल कर तंग आ गई थी। कुछ ज़हीर के सवालों ने भी तैश दिला दिया और वो अचानक भड़क उठी। बस है उम्मी को एतराज, और ये तुम मुझसे पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करने क्यों बैठ गए? ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। मैं अभी अभी अपने वालिदैन के घर रहती हूँ। मुझ पर मलकियत का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। वो गुस्से की शिद्दत में लाल पीली हो रही थी और ज़हीर हैरत की ज़्यादती में आंखें फाड़े इसका ये नया रूप देख रहा था। पलक झपकने में मरकजी दरवाज़ा पार कर गए। ज़हीर झूलते दरवाजे को देखता रह गया, जो लम्हा भर में बिल्कुल उसके वजूद की तरह खाली हो गया था। इससे यूं लगा जैसे पूरी हवेली इसके ऊपर धड़ाम से आन गर्मी हो। ठुकराए जाने का एहसास किस कदर दिल दिखाने वाला होता है, इसका अंदाज़ो इसे आज हो रहा था। क्या हो गया है फजला को? वो ऐसी तो नहीं थी, उसने दिल ही दिल में सोचा। जब हमराही अब से बेजार हो जाए तो आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए। इसकी खामियां फजला को भटकने लगी थी, तो इसका वाज़े मतलब यही था कि वो अब इससे अपने रास्ते अलग करना चाहती है। वो चारपाई पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। यकबारगी इसके जो उन वजूद में इतनी थकन उतर आई जैसे इसकी तमाम उम्र दश्त नौरद्दी में गुजरी हो।
وہ اچانک ہی خود کو برا محسوس کرنے لگا۔ اس کے اعصاب یکدم ہی شل ہو گئے۔ پھر اگلے دن ساری صورتحال اس پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ یہ رات اس کی زندگی کی مشکل ترین رات تھی۔ اس ایک رات میں وہ متضاد کیفیتوں سے گزرا تھا۔ اس نے فضلہ کے تلخ رویے کو بھلانے کی کوشش کی تھی، بھل بھل بہتے آنسوؤں پر ضبط کا بند بھی باندھا تھا، گئے دنوں کی محبت میں خلوص کا تناسب بھی پرکھا تھا اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر بھی نظر دوڑائی تھی۔ ہجر و وصال کا مطالعہ بھی کیا تھا اور اپنے حصے کی اداسیاں بھی درج کی تھی۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس تعلق کے ٹوٹنے ہیں وہ ذرا سا بھی قصوروار نہیں تھا، ورنہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ضمیر مطمئن تھا اور دل پر سکون۔ وہ یہ بھی ماننے پر تیار نہیں تھا کہ اس کا انتخاب غلط تھا۔ فضلہ دنیا کی پہلی اور شاید آخری لڑکی تھی جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ پھر ایک لخت ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اسے اپنے انتخاب پر نظر ثانی کی ضرورت پڑی۔ جس طرح گزشتہ رات اس کے لیے اذیت ناک تھی، اسی طرح صبح بھی اس کے لیے کربناک ثابت ہوئی۔ وہ کچھ سوتا جاگتا، اپنے غم کی شدتوں پر قابو پاتا اٹھا اور حسب معمول ذیشان کے کمرے میں گیا۔ جب سے ذیشان آیا تھا، ظہیر صبح سب سے پہلے اس کے کمرے میں جاتا اور اسے اٹھانے کے بعد ناشتے کے لیے کچن کا رخ کرتا، لیکن آج معمول ہی نہیں، دوستی اور محبت کی تاریخ بھی بدلنے والی تھی۔ ذیشان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کا خالی کمرہ دیکھ کر پہلے تو ظہیر نے سوچا کہ شاید واش روم میں ہو۔ اس نے باہر صحن میں دیکھا، سامنے ہی واش روم تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر اچانک وہاں پڑی جہاں ذیشان کا بیگ اور سامان و نو غیر درکھا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، خالی جگہ اس کا منہ چرا رہی تھی۔ یہی وہ لمحے تھے جب فضلہ کے والدین روتے پیٹتے حویلی میں داخل ہوئے۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ فضلہ ہمارے منہ پر کالک مل کر اس شہری منڈے کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ ظہیر پتھر، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ ہم تو جیوندے جی مر گئے۔ اب ہم پنڈ میں کیسے سر اٹھا کر جیئیں گے؟ دونوں میاں بیوی مسلسل دہائیاں دے رہے تھے، اپنے سر پیٹ رہے تھے، اور وہ یوں بیگانہ سا کھڑا تھا جیسے ارد گرد سے اٹھنے والی یہ آواز میں اس کے لاشعور میں گونج رہی ہو۔ ہر لفظ اس کی بے حس سماعتوں پر پتھر کی طرح پڑ رہا تھا۔ ہر لفظ اس کی بے جان سماعت میں ہلکی سی رمق ڈال دیتا۔ بعض اوقات ارد گرد کے ماحول سے یکسر انجان ہو جانا بھی کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہاں ظہیر چاہ کر بھی اپنے آس پاس سے انجان نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے آس پاس اس کے اپنے تھے، کون زیادہ کرب میں ہے؟ وہ ماں باپ جنہوں نے 24 برس بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھا اور کسی اجنبی کی 2 دن کی توجہ نے 64 سالہ شفقت و محبت کو فراموش کروا دیا۔ پھر وہ جسے وہ ایک عرصے تک اپنا سب کچھ مانتی آئی تھی، اپنے خواب، جذبات، احساسات، یہاں تک کہ اپنا وجود تک اسے سونپ رکھا تھا اور بڑے فخر سے اس کا اقرار بھی کرتی تھی۔ ظہیر، میرا دل ہی نہیں بلکہ میں ساری کی ساری تمہاری ہوں۔ میرا جسم، میری روح، میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ جب چاہو مجھ سے اپنی یہ امانت وصول کر لینا۔ اور وہ ہلکا سا مسکرا دیتا۔ مشرقی لڑکا مشرقی محبت کا قائل اور روایات کا پاسدار ہوتا ہے۔ اچانک ہونے والے شور سے چاچاؤ سایہ بھی جاگ گیا
اور جب تمام صورتحال کا علم ہوا تو وہ بے دم سا ہو کر چارپائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ظہیر پتر، میں تجھے کہتا تھا اس لڑکے کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ کسی اور ہی مشن پر تھا۔ تیری یاری کی طرف سے اس نے آنکھیں پھیر رکھی تھی۔ میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اسے ایک حد میں رکھ، لیکن تجھے تو اپنے یار پر پورا بھروسہ تھا، بڑا یقین تھا اس پر مٹی پا کر چلا گیا تیرے سر میں، تیری ناک کے نیچے سے تیری محبت اوڑھ لے گیا۔ چاچاؤ سایہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا جسے سننا اب اس کے لیے غیر ضروری ہو چکا تھا۔ اسے اب اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہر لہجہ اس کے لیے اجنبی، ہر رشتہ بے اعتبار ہو گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے وجود کو بوجھل قدموں کے ساتھ دھکیلتا حویلی کا مرکزی دروازہ پار کر گیا۔